हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सबका। हमारी ये सीरीज चल रही है एमसीक्यू दंगल। ठीक है, क्रैश कोर्स टाइप ये सीरीज है, यानी कि 10 यूनिट्स 10 डेज में इसमें आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में कवर करवा रही हूँ। हर यूनिट के एमसीक्यूज और हर टॉपिक इसमें कवर कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपका पूरा यूनिट ही एक किस्म से रिवाइज हो जाए। तो आज हम स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं, माइक्रो का एंड मैक्रो का। अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अब स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की बात है तो बिजली इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिएगा साथ साथ में सॉल्व करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, सो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का दिसंबर 2026 का बैच हमारी एप्लीकेशन पर जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। अभी लॉन्च हो चुका है। आप एनरोल कर सकते हैं। किसी भी इकोनॉमिक्स के स्टेट लेवल के एग्जाम्स की, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल जो होते हैं उसके लिए इन स्टेटमेंट्स को आप कंसीडर करिए। Both order and rank conditions for identification are to be satisfied before estimation. Order condition is a necessary but not a sufficient condition of identification. Two-stage least square method is suitable for over-identified equations. तो ध्यान से मेरी बात समझिए। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है, ये सारा लेक्चर मैंने आपको बड़े अच्छे से ये चीज़ें सारी समझाई हुई हैं, है ना, कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन टू बी सेटिस्फाइड, उसके लिए। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले ही इकोनोमेट्रिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैराथन चलाया था दूसरे वाले चैनल पर। हमारा एक दूसरा चैनल है डॉक्टर सिमरनजीत कौर करके, उस पर मैंने इसका मैराथन चलाया था। उसमें सब चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। ठीक है, और जो मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि ये सब चीज़ें हम कितने अच्छे से इकोनोमेट्रिक्स की सीख चुके हैं अब तक, है ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है ऑर्डर कंडीशन, एक होता है रैंक कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन का पूरा एक न्यूमेरिकल भी होता है ना, और एग्जाम में पूछा जाता है ये न्यूमेरिकल। रैंक कंडीशन का न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ होता है, तो इसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम है कि लेंथ ही बहुत होता है। तो 2 नंबर में आपको वो ऑर्डर कंडीशन का न्यूमेरिकल पूछते हैं। ठीक है, ऑर्डर कंडीशन नेसेसरी है पर सुफिशियंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज जो आपका रैंक कंडीशन है दैट इज ए सुफिशियंट, है ना, तो ये भी सही है। फिर 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर जो हमारा है ना, ये ओवर आइडेंटिफिकेशन के लिए सेटिस्फाइड है, और 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर को हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड के लिए भी यूज करते हैं, है ना। एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशंस होती हैं एक, जिसको हम जस्ट आइडेंटिफाइड भी बोलते हैं, एक ओवर आइडेंटिफाइड होती है। ठीक है, और एक अंडर आइडेंटिफाइड होती है। दैट मीन्स अगर अंडर आइडेंटिफाइड है तो वो इक्वेशन आइडेंटिफाइड है ही नहीं। रैंक एंड ऑर्डर कंडीशन से हमको यही पता चलता है कि वो इक्वेशन अंडर आइडेंटिफाइड है या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है या ओवर आइडेंटिफाइड है ना। तो 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड आपका एग्जैक्ट एंड ओवर दोनों के लिए यूज होता है ना। तो इसका तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। सी इज ए करेक्ट आंसर। मैंने अपनी तरफ से आपको शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें अभी बताई हैं, बिकॉज वी आर सॉल्विंग एमसीक्यू। पूरा डिटेल कंसेप्ट समझने के लिए 1-1 घंटे का ये लेक्चर होता है। 1 घंटे का साइमल्टेनियस इक्वेशन पर है, 1 घंटे का आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम पर है, तो यू हैव टू वॉच देम। आगे देखो, अब कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है उसने 0.7। सो अब इसके लिए हम थोड़ा ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम आर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज लाइक, ये मेरी एक इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में एक होता है मेरा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, राइट। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन यानी कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के द्वारा एक्सप्लेन हो रहा है। जैसे मान लीजिए y है मेरा डिमांड, ठीक है, और x है मेरा इनकम। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या हुआ कि कितने % वेरिएशन डिमांड में इनकम के कारण हो रहा है ना, दैट इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। रिमेनिंग वेरिएशन जो डिमांड में हो रहा है, जो इनकम के कारण नहीं, कुछ और फैक्टर्स के कारण हो रहा है, जिन फैक्टर्स को मैंने एज ए कांस्टेंट अज्यूम किया अपने मॉडल में, वो फैक्टर्स आपके एरर टर्म में एडजस्ट होते हैं, और इसके द्वारा किया गया वेरिएशन दैट इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, इनकम के अलावा दूसरे फैक्टर्स के द्वारा जो वाई में वेरिएशन आ रहा है, इसको हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बोलते हैं। समझ गए इस बात को, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन।
तो जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बताता है। दैट मीन्स ये अगर आपका r जो है ये 0.7 है तो r स्क्वायर कितना होगा 0.49। दैट मीन्स r स्क्वायर क्या बताता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। दैट मीन्स 49% वेरिएशन, 49% वेरिएशन y में किसके द्वारा आया है, x के द्वारा आया, यानी कि 49% वेरिएशन यहाँ पे मेरा एक्सप्लेन्ड है। सो a इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? आगे देखो नेक्स्ट, एक बॉक्स है जिसमें 10 बल्ब्स हैं, 4 डिफेक्टिव हैं, 3 बल्ब्स उसमें से रैंडमली मैंने ड्रॉ कर लिए और उनको रिप्लेस नहीं किया। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि सारे के सारे वो 3 बल्ब जो हैं वो क्या है, डिफेक्टिव हैं। तो यस, करेक्ट आंसर। What is the correct answer? सॉल्व करिए आप पहले। तो देखो 10 बल्ब्स हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, ठीक है। 3 बल्ब्स उसमें से मैंने रैंडमली ड्रॉ किए, इसमें से 3 बल्ब्स मैंने निकाल लिए, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सारे 3 के 3 डिफेक्टिव हो। समझो मैंने क्या किया, मैंने 10 में से ना 3 बल्ब निकाले कॉम्बिनेशन। 10 में से कितने निकाले हैं, 3। ये टोटल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम बनेगी, फेवरेबल आउटकम बनेगी कि जो वो तीनों मैंने निकाले हैं वो डिफेक्टिव ही हो, है ना। और डिफेक्टिव कितने हैं, 4 है ना डिफेक्टिव। तो दैट विल बी कि जो नॉन डिफेक्टिव थे 6 नॉन डिफेक्टिव थे ना, उनमें से कोई नहीं आया मेरा, उनमें से कोई नहीं आया, 0। 3 के 3 किससे निकाले, जो 4 डिफेक्टिव थे। तो इस अकॉर्डिंग ये बनेगा, है ना। ये तो आपका 1 बन जाएगा, 6 कॉम्बिनेशन 0 1। तो इसको बाकी को करो, कैसे हम कॉम्बिनेशंस को तोड़ते हैं, 4 3 2 ओवर 1 2 3, राइट। 10 9 8 ओवर 1 2 3, राइट, ठीक है। ये आपस में कट गए। सो व्हाट विल बी द आंसर, सॉल्व करके देखो, यही है, डी आंसर आ रहा है। दैट इज 4 3 2 ओवर 10 9 8, ठीक है। 2 5 का 10, 4 2 का 8, 3 3 का 9, 1 ओवर 30 जा रहा है इसका, यानी कि डी आंसर, ठीक है। समझ गए बात को? आगे देखो, सैंपल साइज 400 दिया हुआ है, ठीक है, विद द सैंपल मीन 99। सैंपल मीन कितना दिया उसने, 99। पॉपुलेशन मीन 100 दिया है। Z की वैल्यू स्टैटिस्टिक की 2.5 दी हुई है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता करनी है मुझे। तो Z टेस्ट का फार्मूला लगाइए। व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ Z टेस्ट, ये फार्मूला हम यूज करते हैं ना Z टेस्ट में, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, और Z में हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लगता है, जबकि T टेस्ट में सैंपल का। ये फार्मूला बनेगा, राइट। करिए पुट इस पर सभी वैल्यूज और बताइए आंसर। सैंपल साइज n है, सैंपल मीन 99 है, पॉपुलेशन मीन 100 है, Z 2.5 है, ठीक है। 2.5 इज इक्वल टू 99 माइनस 100 ओवर, ये निकालना है, और ये 100 का अंडर रूट, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बचा मेरा,
ये तो आपका 1 नहीं बचा ना, क्योंकि इस पे ना मॉडुलस का साइन होता है, मॉडुलस का साइन यानी कि अगर माइनस भी आएगा सो वी विल इग्नोर द नेगेटिव साइन, ओनली 1 आएगा, ठीक है। दैट इज 10, अंडर रूट 10 आ जाएगा ना, 100 का अंडर रूट कितना आएगा, 10 आएगा, 10, ठीक है। सो 2.5 इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर 10 इज इक्वल टू 1, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इस साइड रहने दो, बाकी यू कैन पुट, मतलब वो अपनी अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, जैसे आपको कैलकुलेशन करना इजी लगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2.5, तो यू कैन सॉल्व। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत ले ली, ये देखो 400 था सैम्पल साइज, मैंने 100 ले लिया, चलो 400 से कर लो, अगर 100 से हो रहा होता तो यहाँ पे आपका 4 आंसर आना था, है ना। वो तो स्टेटमेंट चेंज करके भी आपको बस तरीका पता होना चाहिए। इफ़ आई एम सॉल्विंग विद 100 देन द आंसर विल बी 4, राइट। इफ आई एम सॉल्विंग विद 400 देन द आंसर विल बी 8, 20 आ जाएगा ना यहाँ पे, 200 ओवर 25 देन इट विल बी 8, समझ गए सारे, ठीक है। चलिए आगे देखो, वन ऑफ द एजम्पशंस अंडर ओएलएस मेथड, ओएलएस मेथड में एजम्पशन होती है, कहते हैं एक कि रिग्रेशन मॉडल पैरामीटर्स में लीनियर हो, तो इट में और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में लीनियर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। वेरिएंस ऑफ द एरर, ये डिस्टर्बेंस टर्म जो भी मैंने आपको बताई थी एरर टर्म, इज नॉट द सेम रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अंडर ओएलएस, मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के चेंज होने से कहता है कि जो मेरा एरर टर्म का वेरिएंस है वो भी चेंज होता है ओएलएस में। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो हेटेरोस्केडासिटी की प्रॉब्लम है। ओएलएस की असम्पशन में तो हम पढ़ते हैं भी वेरिएंस कांस्टेंट रहेगा, वेरिएंस चेंज नहीं होगा, और अगर वेरिएंस चेंज हो जाए तो हम कौन सी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम नहीं एक बनाते हैं, इसमें इस साइड एरर टर्म लेते हैं, एक्स लेते हैं, भाई हेटेरोस्केडासिटी है, इसके चेंज होने से ये भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हेटेरोस्केडासिटी। और अगर मेरा वेरिएंस सिंपली ऐसे है सिग्मा स्क्वायर, दैट मीन्स वो कांस्टेंट है ना। अगर मैं आई लगा देती हूँ तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जैसे जैसे वेरी कर रहा है, जैसे जैसे इफ माई वेरिएंस ऑफ यू आई इज लाइक दैट इट मीन्स हेटेरोस्केडासिटी प्रॉब्लम है। पर ओएलएस की असम्पशन क्या कहती है कि वेरिएंस ऑफ यू आई शुड बी लाइक दैट, आई नहीं आएगा, दैट मीन्स कांस्टेंट होगा। जैसे जैसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स बदलेंगे वैसे वैसे मेरा वेरिएंस नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओएलएस मेथड अज्यूम करता है रिग्रेशन मॉडल पैरामीटर्स में लीनियर हो, जो अल्फा बीटा पैरामीटर्स हम लेते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। पैरामीटर्स अगर लीनियर होंगे दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी लीनियर बट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देमसेल्व्स कैन बी नॉन लीनियर। कहने का मतलब ये है ना, जैसे ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, यहाँ पे अगर स्क्वायर आ जाता मान लो तो ये नॉन लीनियर बन जाता, कहता है नॉन लीनियर हो सकता है, इट कैन बी नॉन लीनियर, है ना, बट योर पैरामीटर शुड बी लीनियर, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स है, अभी मैंने ये समझाई दी आपको, दिस इज नोन एज होमोसेडासिटी असम्पशन जो मैंने आपको बताई। आगे देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या ठीक है, which is correct in case of normal distribution. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमने करा भी हुआ है, दिस वन, ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है, 4SD 5MD 6QD, 4SD 5MD 6QD, याद रखना अच्छे से, 4 5 6 SMQ। अब इस फार्मूले से ये बनेगा, देखो ये पढ़ो, उसने क्या लिखा है, क्वार्टल डेविएशन इज इक्वल टू 1/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर क्वार्टल डेविएशन को मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म्स में लिखना है तो ये कैसे होगी, देखो ऐसे,
है ना, क्वार्टल डेविएशन की टर्म्स में लिखना है तो इट विल बी 4/6 SD इज इक्वल टू QD, है ना, कटिंग करके 2 का 4, 2 3 का 6, है ना, दैट मीन्स 2/3 SD जो है वो QD के बराबर है, बिल्कुल सही। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है। इसी से मैंने बी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। हाँ, हमने पढ़ा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ओड ऑर्डर मूवमेंट्स का मतलब है μ1 एंड μ3 जीरो होती है, दैट आर जीरो, सही है बिल्कुल। तो सी भी सही है, डी भी सही है। अब ए एंड ई में देखो क्या सही है, लेट्स सी। इसके लिए क्वार्टाइल्स एंड ये देखो μ1 इज इक्वल टू 0, μ2 वेरिएंस होता है और μ3 भी 0 होता है। तो जो आपका ये देखो बेसिकली क्या होता है कि ये मिड वाला मेरा मीडियन है, ये इसने मीडियन लिखा हुआ है कि एमडी लिखा ना, एमडी इज ए मीडियन हेयर। देखो दैट इज योर मीडियन, दैट इज योर Q1 एंड दैट इज योर Q3। तो जो क्वार्टाइल्स हैं वो सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, है ना। और जो मीडियन है वो सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स सी, है ना। यानी कि Q1 प्लस Q3 किसके बराबर होगा, Q1, ये दैट इज अ Q1 एंड दैट एरिया इज Q3, है ना, दैट एरिया इज Q1 एंड दैट एरिया इज Q3। Q1 प्लस Q3 दैट विल बी इक्वल टू, ये मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, मीडियन प्लस मीडियन 2m, दैट विल बी इक्वल टू 2m। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 2m, 2 मीडियन, राइट। हाँ, it should be Q3 like Q1 plus Q3, it should not be Q2, I think typing error है, ये Q3 है, जो थर्ड क्वार्टाइल होती है ना, Q1 plus Q3 is equal to 2 मीडियन। आगे देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किन कंडीशंस में यूज हो सकती है, यस, n नंबर ऑफ ट्रायल्स फिनाइट होते हैं, बिल्कुल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हम इसको लिखते हैं, एन सी कॉम्बिनेशन r p की पावर r q की पावर n माइनस r, लाइक दिस फॉर्म बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखते हैं, है ना। तो इसमें जो मेरा n है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, इट शुड बी फाइनाइट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल का जो रिजल्ट होता है या तो वो सक्सेस है या तो वो फेलर है, P इज सक्सेस, Q इज फेलर। कॉइन टॉस किया, हेड आया सक्सेस, नहीं हेड आया फेलर, सही है। P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट है, बिल्कुल, हर एक ट्रायल के लिए। देखो कि भाई अगर एक ट्रायल में 0.5% चांसेस हैं कि मेरा हेड आएगा, तो दूसरे ट्रायल में वो बढ़ थोड़ी ना जाएंगे, दूसरे ट्रायल में भी उतने ही चांसेस हैं हेड आने के, तीसरे में भी उतने ही चांसेस हैं हेड आने के। हर एक ट्रायल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि भाई एक ट्रायल में अगर मेरा हेड आ गया तो उससे दूसरे ट्रायल पर हेड आएगा या नहीं, वो उससे अफेक्टेड नहीं हो रहा, बात समझे ना, तो वो इंडिपेंडेंट है, ये सही है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर भी तो सेम ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर भी हर ट्रायल की सेम रहेगी, ये गलत हो गया, तो ACD इज करेक्ट। आगे देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्डार्सिटी, हेटेरोस्डार्सिटी की प्रेजेंस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। देखो हेटेरोस्डार्सिटी कहता है कि अनबाइसेडनेस को चेंज नहीं करता और कंसिस्टेंसी को भी चेंज नहीं करता। जो OLS एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ब्लू, बेस्ट, दैट मीन्स मिनिमम वेरिएंस, लिनियरिटी, अनबाइस्ड, एस्टिमेटर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ते होते हैं। अगर लार्ज सैंपल है तो उसमें कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी भी आती है। सो OLS एस्टिमेटर्स, मिनिमम वेरिएंस, हेटेरोस्डार्सिटी के केस में मिनिमम वेरिएंस होता ही नहीं है, हेटेरोस्डार्सिटी के केस में वेरिएंस ज़्यादा होता है। अभी मैंने आपको हेटेरोस्डार्सिटी पिछले क्वेश्चन में समझाई भी थी। सो ब्लू एस्टिमेटर्स, हाँ, हेटेरोस्डार्सिटी के केस में अगर हम वेटेड लीस्ट स्क्वायर का मेथड यूज करते हैं ना, है ना, तो फिर ब्लू एस्टिमेटर्स आ जाते हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। वेटेड लीस्ट स्क्वायर का कौन सा मेथड बोल रही हूँ मैं, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर वाला, बिल्कुल सही है ये। T and F टेस्ट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड असम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, हाँ वो रिलायबल नहीं,
हाँ, इन द केस ऑफ हेट्रोजिडासिटी वो रिलायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएंस ज़्यादा आ गया। जब वेरिएंस ज़्यादा आएगा, मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है कि जो मेरा टी टेस्ट होता है ना, दैट इज़ बेसिकली जैसे मान लो ऐसे है, तो अगर मेरा वेरिएंस ज़्यादा है यानी कि स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है तो मेरा टी कम होगा, टी की वैल्यू कम होगी, है ना, टी की इनकी कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी कम होगी। तो क्या है कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर कम, जितनी कम होगी ना, मेरे नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्शन के चांसेस भी उतने बढ़ेंगे, है ना। तो मे नॉट बी रिलायबल, डी वाला भी सही है, इसमें गलत आपका बी वाला है सिर्फ, क्योंकि अनबाइसेडनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी जो आपका वेरिएंस है हेट्रोजिडासिटी के आने से, उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है एक्स एंड वाई में 0.3 और पी एंड क्यू में 0.6 दिया हुआ है। उसने क्या है, देन द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज हायर देन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय, मतलब कितने टाइम वो ज्यादा है उससे। ठीक है, लेट्स सी अंडरस्टैंड, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। उसने कहा है कि एक्स एंड वाई में कोरिलेशन 0.3 है, पी क्यू में कोरिलेशन 0.6 है। अब वो उससे कितना ज्यादा है, देखो अगर हम इसका वो करेंगे, ओवर में इसको करें, सो इट वुड बी लाइक दैट, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन ऑफ पीक्यू, पीक्यू हाइयर है, पीक्यू का हाइयर है ना, इसलिए मैंने पीक्यू को ऊपर लगाया। पीक्यू का हाइयर है, कहता है एक्स वाई से, पे वो कितना साफ पता चल रहा है हाइयर है, पर वो कितना हाइयर है। अब वो स्ट्रेंथ पता करने के लिए मुझे स्केयर करना पड़ेगा, तभी मुझे वो चीज़ पता चलेगी। स्ट्रेंथ के लिए आई हैव टू स्केयर दिस, यानी कि 0.36 ओवर 0.9। ठीक है, अब आप इसको करो 0.09 सॉरी, अब आप इसको करो, कितना आएगा, 9 4 का 36, 4 आएगा, यानी कि 4 टाइम्स इट इज हाई। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 4 टाइम वो उससे ज़्यादा। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके आना है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपर्टीज पूछी हैं उसने, प्रॉपर्टीज दिखा देती हूँ पहले, सारी आपको ही करवाई हुई है मैंने। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर हम कांस्टेंट ए ले रहे हैं, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। याद रखनी है ये सारी, इस पर मेरी अलग वीडियो भी आप देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्लस वेरिएबल, ऐसे ही अगर दोनों वेरिएबल्स हैं इट विल बी लाइक दैट। अगर मल्टीप्लाई में है दोनों वेरिएबल तो इट विल बी लाइक दैट, मल्टीप्लाई में आएंगे। अगर वेरिएंस है ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, तो इस केस में बड़े ध्यान से प्रॉपर्टी देखना, ये जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, ए स्क्वायर बन जाएगा, अंदर रहेगा वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्स है, इट विल बी सिंपली ए बाहर ब्रैकेट से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अब इसमें जो इसने प्रॉपर्टी पूछी है ये गलत है, क्या भी मैंने करवाया था, अगर कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होगी, है ना, सी आएगा, तो ए वाला गलत है। ये देखो पहली प्रॉपर्टी यही पड़ी। फिर ये बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, मैंने अभी पढ़ाई आपको। ठीक है, इफ वेरिएंस एक्स प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वेरिएबल, ये देखो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, वेरिएंस ऑफ एक्स यानी कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वेरिएबल, है ना, तो ये वाली आपकी सही है। फिर एक्स एंड वाई अगर इंडिपेंडेंट है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, अभी की हमने। ये देखो ये प्रॉपर्टी गलत है, इसमें मैंने क्या करवाया था कि ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे, राइट, ए स्क्वायर आएगा, तो दिस इज रॉन्ग। सी ऑप्शन सही हो गया, सी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ओएलएस एस्टिमेशन। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे उसने पूछा था ना हेट्रोजिडासिटी के कंटेक्स्ट में क्या करेक्ट है, ऐसे ऑटो कोरिलेशन के कंटेक्स्ट में क्या करेक्ट है, इस पर मेरा एक पूरा वीडियो है, हेट्रोजिडासिटी, मल्टी कोलिनैरिटी, ऑटो कोरिलेशन, एग्जाम्पलों के साथ आपको चीजें समझाई हुई है, यू कैन वॉच। ठीक है, तो अब देखो ऑटो कोरिलेशन के कंटेक्स्ट में क्या होगा, लीनियर है, ठीक है, एस्टिमेट, इसमें भी वही है कि वेरिएंस मिनिमम नहीं होता, अनबाइज्ड भी है, ठीक है, बाइज्ड, सॉरी हाँ ये बाइज नहीं है, यानी कि गलत काट दिया। उसने क्या पूछा है, करेक्ट पूछी है ना, ठीक है, कंसिस्टेंट है, एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो एलिमिनेट करते हैं हम, सी को तो एलिमिनेट हो गया,
है ना, और ई भी एलिमिनेट हो गया, तो ए बी डी आर करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। वही ये सेम आप हमने जो हेट्रो में पढ़ा था ना, वही ऑटो कोरिलेशन के रिजल्ट्स होते हैं कि लीनियर भी हैं, अनबाइज्ड भी हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, पर एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएंस ज़्यादा है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखो, डर्बिन-वेटसन टेस्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के एरिया के बारे में, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अक्सर पढ़ाई भी हुई है ये। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब मैं अपना नॉर्मल कर्व बना रही हूँ, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बेल शेप्ड कर्व, दिस थिंग इज एक्स बार मीन, है ना। जब हम इस साइड पर जाते हैं दैट इज मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे इस साइड पर आते हैं मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे होता है। टोटल एरिया कर्व का 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है। माइनस से प्लस सिग्मा, ये एरिया आपका होता है अबाउट 0.6745 के बराबर। ये आपका 68%, ये देखो 68% के अबाउट ये एरिया होता है। ठीक है, और माइनस प्लस ये होता है आपका अबाउट 95 के, ये होता है अबाउट 99.7 यानी कि अबाउट 1% के अबाउट, ऐसे होता है एरिया के डिवीजन। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन उसने कहा है वो बिल्कुल गलत है। z इज इक्वल टू +- 0.67, ऐसा नहीं है। सेकंड पढ़ो, z 0.55 के बराबर नहीं। इसका मतलब कि आपका +-1.96, 1.96 दैट इज अबाउट 2 ना, इतनी चीज़, -2 से +2 इतनी चीज़, है ना, अबाउट 2, इससे थोड़ा सा कम ले लो, दैट इज अबाउट 0.95। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, दैट इज 95% हम लेते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दैट इज इतना, -2 से +2 दैट इज अबाउट 95। क्योंकि 1.96 हमने लिया ना, तो 95 से थोड़ा कम, 95.45 से थोड़ा कम, यानी कि पूरा -2 से +2 लेंगे तो एग्जैक्ट 95.45 आएगा, है ना। इसको हम क्रिटिकल वैल्यूज जो हम पढ़ते हैं उसकी टर्म्स हम भी समझ सकते हैं, जो z की क्रिटिकल वैल्यूज पढ़ते हैं। z वैल्यू 1.96 होती है आपकी, ठीक है। अगर कब होती है? अगर मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, यानी इफ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर 95%, देन z वैल्यू इज 1.96। बात समझे? सेकंड ऑप्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट। फिर अगला देखो, डिस्टेंस फ्रॉम मीन ऑर्डिनेट्स। अब ये देखो बिल्कुल ठीक। अगर हम एग्जैक्ट 2 ले रहे हैं, एग्जैक्ट 2 ले रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था? एग्जैक्ट 2 पे 95.45 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। देन डी वाला देखो, डिस्टेंस 2.58, 2.58 हो गया ना आपका, दैट इज अबाउट 3%। 0.98 नहीं, ये गलत है। देखो 2.58 ना हम लेते हैं अपना एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल, इट इज 2.58, तो 1% सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आने चाहिए थे। यहाँ पे आपका 0.99 आना चाहिए था, पूरा 0.99, तब ये करेक्ट होना था आपका डी वाला। 98 है इसलिए इनकरेक्ट है। लास्ट वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा है, -3 to +3 0.9973, एग्जैक्टली जो मैंने बताया था 99.73 है, -3 से +3। बात समझ गए हो ना कैसे क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो बी आंसर, BCER करेक्ट ऑप्शन। क्रिटिकल वैल्यूज मैंने क्लास में आपको रटवाई हुई हैं, ये टेबल ये सब क्लास में रटवाया हुआ। आगे देखो, टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज्ड टू टेस्ट स्टेशनरी ऑफ ए टाइम सीरीज इन द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेटेड एरर टर्म। ऑटो कोरिलेशन के टर्म में ये बात कर रहा है कि कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होता है टाइम सीरीज की स्टेशनरी को चेक करने के लिए कि अगर मेरी एरर टर्म कोरिलेटेड है, यानी कि इफ देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो टाइम सीरीज स्टेशनरी, पूरा लेक्चर है इस पर आप देख सकते हैं। सो जब हम स्टेशनरी टाइम सीरीज की बात करते हैं उसके लिए हम अपना, मैं यहाँ पे बताती हूँ, डिक्की फुलर टेस्ट, ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट यूज करते हैं, एक हम KPSS टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। डिक्की फुलर टेस्ट अगर एरर टर्म कोरिलेटेड है उसके केस में यूज नहीं होता। अगर एरर टर्म कोरिलेटेड है यानी कि ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आ गई टू टेस्ट स्टेशनरी ऑफ ए टाइम सीरीज, तो हम उसके केस में ऑगमेंटेड डिक्की फुलर यूज करते हैं। KPSS भी अलग केस होता है इसका, और इस पर पूरा वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं ADF एंड KPSS टेस्ट पर। सो डी ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आगे लॉजिट मॉडल में
अगर p 0 to 1 p goes from 0 to 1 then logit L varies from, इसका हम ये फार्मूला करते हैं, that is L is equal to logarithm pi over 1 minus pi. pi का मतलब probability of happening an event, ठीक है, 1 minus pi probability of not happening an event. That p goes from 0 to 1, L goes from minus infinity to infinity. ये रूल है लॉजिट मॉडल का, लॉजिट टॉबिट प्रॉबिट मॉडल पर भी मेरा पूरा क्लास है, आप समझ सकते हैं सारा, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको इन शॉर्ट, ये 1-1 घंटे की क्लास है, ठीक है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिटेल्ड लेक्चर्स. बी ऑप्शन इज करेक्ट. आगे देखो, चाउ टेस्ट से क्वेश्चन है. चाउ टेस्ट इज, अब इस पर भी पूरा लेक्चर है मेरा चाउ टेस्ट पर. चाउ टेस्ट नॉर्मली रन टू अंडरस्टैंड इफ ए सिंगल रिग्रेशन. अब ये देखो, ये चाउ टेस्ट के ना, इसने बात क्या करी है मैं समझा देती हूँ. इसने पूछा है कि ये जो स्टेप्स है ना, ये सारे चाउ टेस्ट के स्टेप्स हैं, तो आप ना इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ, ठीक है. चाउ टेस्ट के ये जो स्टेप्स हैं उसको सॉल्व करने के, इसको आप क्रोनोलॉजी में लगाओ. मैं आपको इन शॉर्ट चाउ टेस्ट दिखा देती हूँ, इसके स्टेप समझा देती हूँ. चाउ टेस्ट में क्या होता है कि जैसे ना डाटा में ब्रेक पॉइंट होता है या कोई स्ट्रक्चरल पॉइंट होता है, जैसे मान लो वार पीरियड से पहले का इनकम, वार पीरियड के बाद का इनकम, तो वो वार पीरियड एक स्ट्रक्चरल पॉइंट आ गया, ब्रेक आ गया डाटा में. इस तरह के डाटा के लिए हम चाउ टेस्ट यूज करते हैं. तो स्टेप्स क्या होते हैं इसके? सबसे पहले हम हिपोथेसिस सेट किया मैंने, बिना हिपोथेसिस है मेरा कि कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होगा, अल्टरनेटिव हिपोथेसिस है कि ब्रेक पॉइंट होगा, ठीक है. ब्रेक पॉइंट ना होने का मतलब है कि डाटा सेट को एक सिंगल रिग्रेशन लाइन की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है. और इससे उल्टा ब्रेक पॉइंट होने का मतलब ये है कि एक सिंगल रिग्रेशन लाइन से हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए 2 अलग अलग रिग्रेशन रन करने पड़ेंगे, एक वार से पहले वाला, एक वार से बाद में पीरियड वाला, ठीक है. दैट इज अ थिंग. फिर ये पहला स्टेप. दूसरा स्टेप कि एंटायर डाटा सेट जो है उस पर रिग्रेशन रन करो, वार से पहले वाला, वार से बाद वाला, इकट्ठा सारे पर रिग्रेशन रन करो. तीसरा स्टेप है अलग अलग करो, जो ब्रेक पॉइंट से पहले वाला डाटा है उस पर अलग रिग्रेशन, ब्रेक पॉइंट से बाद वाला डाटा उस पर अलग रिग्रेशन रन करो. ये तीसरा हो गया, रन ए सेपरेट रिग्रेशन, ठीक है. फिर फार्मूला लगा के चाउ एफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करो. चाउ एफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें RSSP का मतलब है जो आपने रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकाला है पूल्ड डाटा से, यानी कि जो इकट्ठा रन किया था रिग्रेशन. RSS1 का मतलब है कि जो बिफोर ब्रेक की रिग्रेशन लाइन से रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकाला है. RSS2 का मतलब रिग्रेशन रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आफ्टर ब्रेक पॉइंट वाले डाटा से जो आपने निकाला. तो इस तरह ये फार्मूला लगा के हम चाउ टेस्ट रन करते हैं. एफ की वैल्यू पता करते हैं, बेसिकली इसको एफ बोलते हैं, एफ टेस्ट, ठीक है. पता कर ली. अब क्रिटिकल वैल्यू देखोगे जो टेबल में दी होती है इकोनोमेट्रिक्स की बुक के पीछे, और कंपेयर करोगे. अगर तो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो जो टैबुलेटेड वैल्यू है उसकी रेंज में आ रही है, तो दैट मीन्स नल हिपोथेसिस एक्सेप्ट हो गए, यानी कि मैं रिजेक्ट नहीं कर पाई नल हिपोथेसिस को. अगर एफ वैल्यू जो है मेरी वो क्रिटिकल वैल्यू से, मेरा कंप्यूटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, उसकी रेंज से बाहर आ रहा है, क्रिटिकल वैल्यू की रेंज से, तो दैट मीन्स नल हिपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है. इफ कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ क्रिटिकल वैल्यू, तो रिजेक्ट करना है नल हिपोथेसिस को. ये स्टेप्स इसके रहते हैं सारे. इसके अकॉर्डिंग ही आपका इसका आंसर आएगा. देखो, रिग्रेशन मॉडल पूल्ड सैंपल पर रन किया और रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर पूल्ड निकाला. फिर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 1 to एफ स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करो, क्रिटिकल वैल्यू को चेक करो विद डिग्रीज, पर्टिकुलर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंगली, और कंपेयर करो जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी थी उससे, ठीक है. नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल से कम है. अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा है मेरी, तो आपको रिजेक्ट करना है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉर ए वार मॉडल एस्टिमेटेड यूजिंग 2 वेरिएबल्स x and y, lags of y are jointly significant in the equation for x but lags of x are jointly insignificant in the equation for y. ध्यान से समझो. देखो, कहते हैं अब ये जो है ना आपका ग्रेंजर टेस्ट, सिम टेस्ट, कॉजलिटी जिसको हम बोलते हैं, इस पर भी पूरा लेक्चर है मेरा, ठीक है. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि मैंने सब करवाया हुआ है. आपका सिलेबस में थोड़ी है ये चीज़ें, सिलेबस में कहीं आपने देखा है कॉजलिटी को, इंटीग्रेशन, ये वार वगैरह कुछ नहीं है सिलेबस में. मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके ये सारे टॉपिक्स आपको अपने बैच में करवा रखे हैं, और करवा ऐसे रखे हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो. किताबों में ये चीज़ें जैसे लिखी होती है ना, अगर आप वो पढ़ने लग जाओगे आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें. इसलिए सक्सेस स्टोरीज में आगे बच्चे स्पेशल बोलते हैं कि मैम से इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा था, पहले बिल्कुल नहीं आता था इकोनोमेट्रिक्स, ABC नहीं आती थी, मैम से पढ़कर चीज़ें समझ आई, एग्जाम में क्वेश्चन ठीक होने लग गए हमारे. इतनी डिफिकल्ट इकोनोमेट्रिक्स हमको समझ आ गई, बिकॉज
एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन कंप्लीटिंग फुल सिलेबस। फुल सिलेबस ओनली कंप्लीट करने से बेहतर होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना, और चीज़ को ऐसे पढ़ना कि आपको समझ में आए, एग्जाम में उससे क्वेश्चन ठीक हो, बल्कि बुक किताबों से पढ़ लोगे, टाइम भी निकल जाएगा, चीज़ें समझ भी नहीं उतनी अच्छे से आएंगी। ठीक है, अगर एनरोल कर लोगे बैच में तो सभी काम, सारा काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, समझाने का काम मेंटर पर रह जाएगा। चलो, तो कॉजलिटी में अब यहाँ पे उसने ये कहा है, पहले y की x की इक्वेशन बनाओ। x की इक्वेशन कैसे बनेगी? x की इक्वेशन में कहता है y के लैग्स लेने हैं मुझे। ठीक है, बीटा 1 प्लस ऐसे ना y के लैग्स लेने। ठीक है, लैग यानी कि प्रीवियस टाइम पीरियड का। तो लैग्स ऑफ y आर ज्वाइंटली सिग्निफिकेंट इन इक्वेशन फॉर x, है सिग्निफिकेंट, पर कहता है कि अगर मैं यही y की इक्वेशन बनाऊं ना तो उसमें जो मेरे x के लैग्स हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि x मेरा इफेक्ट होता है और y इसका कॉज होता है ना, यानी कि y जो है वो कॉज है x का, है ना, पर x जो है वो मेरा y का कॉज नहीं बन रहा, इसलिए तो वो ज्वाइंटली सिग्निफिकेंट नहीं है। यही आएगा इसका, दैट x ग्रेंजर कॉजेज y है यहाँ पे, x ग्रेंजर कॉजेज सॉरी y, ये वाला y ग्रेंजर कॉजेज x, कि मतलब y जो है वो x का कारण है, दैट इज अ इफेक्ट, दैट इज अ कॉज, है ना, y जो है वो x को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज y ग्रेंजर कॉजेज x, बट x जो है वो y को कॉज नहीं है। ठीक है, x डज नॉट ग्रेंजर कॉजेज y, याद रखना, दैट इज अ इफेक्ट वेरिएबल, दैट इज अ कॉज वेरिएबल, है ना। इस इक्वेशन में ये ज्वाइंटली सिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स y कॉजेज x। इस इक्वेशन में अगर ये ज्वाइंटली सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स x डज नॉट कॉज y। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। ये देखो, ये बनाया ही हुआ था। चलो आगे, नेक्स्ट, जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी मैंने आपको बताया था कि हेटेरोस्केडासिटी की प्रॉब्लम के लिए हम जीएलएस को यूज करते हैं, और किसके लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं, ऑटो कोरिलेशन, मल्टीकोलिनैरिटी के लिए नहीं करते, किसके लिए, ऑटो कोरिलेशन और हेटेरो के लिए। ए एंड सी विल बी द करेक्ट, याद रखना इसको, वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं जीएलएस को। पावर ऑफ टेस्ट रेफर्स टू, पावर ऑफ टेस्ट टाइप 2 एरर ना होना, है ना, क्या आएगा, 1 माइनस टाइप 2 एरर, सी, दैट इज द पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस टाइप 2 एरर, दैट इज हिपोथेसिस ट्रू है पर मेरे टेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया, वो टाइप 1 एरर है। हिपोथेसिस फॉल्स है, मेरे टेस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, वो टाइप 2 एरर है। पावर ऑफ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हिपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। नल हिपोथेसिस फॉल्स है, उसको रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि नो एरर, टाइप 2 नो एरर वाला केस, टाइप 2 एरर ना होने का केस। इट इज अ वैल्यू डिफाइंड एज अ वैल्यू 1 माइनस बीटा, बीटा मतलब टाइप 2 एरर। ठीक है, सो टाइप 2 एरर के ना होने को हम पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं, दैट मीन 1 माइनस बीटा। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रिग्रेशन एनालिसिस, अब डमी वेरिएबल से ये क्वेश्चन आया, देखो कहता है कि अगर मेरे पास m कैटेगरीज हैं तो हम कितने डमी वेरिएबल्स लेते हैं, m-1 लेते हैं। ध्यान से इस चीज को समझो। ये देखो, ये मेरे पास एक मॉडल है, अल्फा प्लस बीटा xt प्लस बीटा नोट ले लेते हैं, बीटा 1 डमी वेरिएबल ले लेती हूँ, इसको मैं u। ठीक है, अब ना इसमें पता क्या करते हैं, तो रहने दो। अब इसमें क्या है कि t जो है वो डमी वेरिएबल है मेरा, यानी कि क्वालिटेटिव वेरिएबल है, t 1 है। अगर कोई पर्सन है, मान लो ये जेंडर है, ठीक है, जेंडर उसका मेल है, ठीक है, d 0 है अगर जेंडर फीमेल है। यानी कि मेरे पास दो कैटेगरीज हैं, पर इन दो कैटेगरीज यानी कि मेल एंड फीमेल, पर इन दो के लिए मैं डमी वेरिएबल एक ही लूंगी, और वो एक ही डमी वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा 1 एंड 0। दो डमी वेरिएबल तो ले ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर दो डमी वेरिएबल लूंगी तो यानी कि जैसे मैंने दो ले लिए, तो अगर d1 1 है तो फिर d2 0 ही होगा ना, वो पक्का पता ही है। कोरिलेशन आ जाएगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में, यानी कि वो आपका मल्टी कोलिनैरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, होगी क्या नहीं, क्योंकि अगर वो पर्सन मेल है यानी कि वो फीमेल नहीं है, d1 1 है तो d2 0 आएगा। इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर, इसको हम बोलते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। ठीक है, सो द रूल ऑफ द थंब इज कि मेरे पास जितनी कैटेगरीज हैं, है ना, उससे एक कम डमी वेरिएबल हम लेते हैं। क्लियर? तो
ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखो, फार्मूला पूछा है इसने एफ टेस्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट फार्मूला ऑफ एफ टेस्ट। आरएसएस का मतलब रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वैसे मैंने आपको ये सारे फार्मूले क्लासेस में करवाए हुए हैं। देखो, एक तो एफ टेस्ट का मेरा ये फार्मूला होता है। अच्छा, इसमें ना मैंने एब्रीवेशंस ध्यान से पढ़ लेना, मतलब आरएसएस को हम कई जगहों पर आरएसएस रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर भी होता है ना, कई जगहों पर आरएसएस उसने रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर लिखा होता है। दोनों अलग चीजें हैं, दैट डिपेंड्स कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अगर मैं आरएसएस को रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर ले रही हूँ वो अलग चीज है, अगर आरएसएस को रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ले रही हूँ बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है, ये हम एनोवा, जब एनोवा टेबल बनाते हैं उसमें हम ये एफ टेस्ट का फार्मूला लगाते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन एंड मीन स्क्वायर ऑफ एरर्स, मीन स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, मीन स्क्वायर ऑफ एरर्स, है ना। तो मीन स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन का मतलब कि रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर ऑफ एरर का मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। अब ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स है ना, इसको भी हम आरएसएस लिख सकते हैं, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, तब वो बात सेम होगी। ध्यान से इस बात को समझो, एरर एंड रेसिडुअल सेम चीज होती है, एरर एंड रेसिडुअल सेम चीज होती है। इफ आई एम राइटिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स दैट मीन्स रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, बात समझे। तो मैंने यहाँ पे जो उसमें क्वेश्चन में रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ था ना, उसको एसएस ही लिया। अब लेने को तो मैं यहाँ पर भी सारा इस अकॉर्डिंगली सेट करती कि मैं आरएसएस को रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर लेती, बट ये चीज आपको जस्ट समझाने के लिए है कि आप सिर्फ आरएसएस को देख कर ना आंसर पर पहुंचने का कोशिश मत करिएगा। ये देखिएगा कि आरएसएस है क्या वो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है, क्या वो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है ना। आरएसएस को भी रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, ये सेम चीज है ना। बट अगर आरएसएस को उसने रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर कहा तो वो अलग चीज है। यहाँ एसएसआर इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, बात समझ गए हो ना मेरी। तो इसका जो आपका ये वाला फार्मूला है बेसिकली, ये एफ टेस्ट का बिल्कुल सही फार्मूला जो भी मैंने आपको कराया है, ईएसएस यानी कि आपका एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर का मतलब है वो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, जो हमने उसने पहले फार्मूले में भी किया था ना, उसमें मैंने आरएसएस को रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर लिखा था, डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिवाइड में लिखा था एरर सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर या एरर सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड, ऐसे लिखा था फार्मूला में। बात समझ रहे हो मेरी। तो मतलब कहने का कि न्यूमिनेटर में आपका रिग्रेशन का सम आता है या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स का सम आता है। सो यहाँ पे रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर को ईएसएस यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का सम ऑफ स्क्वायर, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, बात सेम है। ईएसएस आरएसएस इस केस में सेम है, क्यों? क्योंकि मैंने आरएसएस का मतलब रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर लिया, ईएसएस का मतलब एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर लिया। कहने का मतलब न्यूमिनेटर में आपका जो है, न्यूमिनेटर में आपका हमेशा रिग्रेशन का यानी कि एक्सप्लेन्ड वेरिएबल जो है उनका सम ऑफ स्क्वायर रहता है, दैट डिपेंड्स कि उसका फुल फॉर्म क्या है। और डिनोमिनेटर में आपका एरर्स का रहता है, दैट इज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो मतलब ये फार्मूला अगर किसी रिसोर्स में ऐसे भी लिखा हो ना, उसने आरएसएस ओवर ईएसएस उल्टा भी लिखा हो, तो वो भी एफ टेस्ट का सही फार्मूला हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर उसने ईएसएस एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर लिया और यहाँ पे उसने आरएसएस को रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर लिया, एंड बोथ आर इक्वल थिंग्स। यहाँ पे अगर उसने आरएसएस को रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर लिया, यहाँ पे ईएसएस को एरर सम ऑफ स्क्वायर लिया, बोथ आर इक्वल थिंग्स। बात समझ आई मेरी? ठीक है। सो इसका ये फार्मूला सही है, ये वाला फार्मूला भी सही है आपका, रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड है ये, और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की टर्म में एफ टेस्ट का ये फार्मूला बिल्कुल सही है। इसमें सी फार्मूला जो है ये गलत है आपका, बिकॉज ये अभी चाउ टेस्ट वाला एक फार्मूला करवाया था ना एफ टेस्ट का मैंने आपको, है ना, तो वो यहाँ पे आ सकता था इसकी जगह पर। सी फार्मूला कोई नहीं है, ए भी बनता है और डी भी बनता है। ये देखो, ये आर स्क्वायर की टर्म्स में है फार्मूला, है ना। और ये फार्मूला आप कहोगे कहाँ से आया? अनरेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड, ये मैंने आपको कॉजलिटी एंड को इंटीग्रेशन वाली क्लास में करवाया हुआ है। ये वाला फार्मूला सारा, दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड आर स्क्वायर अनरेस्ट्रिक्टेड, दैट इज आर स्क्वायर रेस्ट्रिक्टेड। उस केस पूरी क्लास देखना, उसमें सारा फार्मूला समझाया हुआ है कॉजलिटी को इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो सी आंसर सही है आपका। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एक्स आई एंड यू आई को क्या एज्यूम्ड किया जाता है? भाई बिल्कुल इसमें कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्सप्लेनेटरी एंड
error terms, explanatory variables and error terms should be completely independent, that is the assumption of classical linear regression model. So C is a correct. आगे न्यूमेरिकल है, एज्यूम करो मेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, फाइंड द चांसेस दैट ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन की फैमिली है, चांसेस पता करो दैट दे विल हैव 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, ठीक है, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, देखो 2 बॉयज एंड 1, अब बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 0.5, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 ही है, ठीक है। अब वो कहते हैं 2 बॉयज होंगे और 1 गर्ल होगी, 2 तरीकों से इसको हम कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं या एक और तरीका है इसको करने का। अब उसने यहाँ पे जो लिखा है ना 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, यानी कि 2 बॉयज 1 गर्ल, ये ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है पहले गर्ल आ जाए फिर बॉयज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय, यही 3 केसेस बनते हैं और तो नहीं बनते। तो बस यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी लगाओ, बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 यानी कि 1/2, 1/2, 1 क्योंकि फेवरेबल 1 है, टोटल 2 है, ऐसे ही है ना, मतलब 2 में से 1, 0.5। कॉइन टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी लेते हैं हम, 0.5। इसी तरह बॉय, जितनी बॉय आने की प्रोबेबिलिटी है उतनी गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी सेम, है ना, 0.5, टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1। बस यू कैन सॉल्व इट, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना आ जाएगा, 3/8, 3/8 इज द करेक्ट आंसर, सी, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें ये आपको दिसंबर 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इजी है क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ना एक चीज़ देखना, ये पैरेंथेसिस की फिगर्स थोड़ी ना उलट पुलट हो गई हैं, मैं दिखाती हूँ। इसके नीचे आपका 0.05 आएगा, इसके नीचे आपका 1.98 आएगा, इसके नीचे आपका 0.12 आएगा। ये जो फिगर्स है कहता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब पता करो, दिसंबर 2023 वाली क्लासेस में भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। सो देखो पहला ऑप्शन है फॉर 1 ईयर इंक्रीज इन स्कूलिंग वेज पर आवर, देखो एस का मतलब है स्कूलिंग आपका और सी ए का मतलब है कॉग्निटिव एबिलिटी, दो मेरे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। कहता है इस इक्वेशन का मतलब ये है कि फॉर 1 ईयर इंक्रीज इन स्कूलिंग, अगर स्कूलिंग में 1 ईयर इंक्रीज होता है तो वेज पर और जो है वो 640 रुपीज़ बढ़ेगी। 0.64 का मतलब 640 हो गया ना, मल्टीप्लाई करके 100 से, तो 640 रुपीज़ बढ़ेगी। तो उस केस में जब मैं इस वेरिएबल का इफेक्ट देख रही हूँ इस पर, है ना, तो कि इसके चेंज होने से इसमें कितना चेंज हुआ, जब मैं ये चीज़ देख रही हूँ तो इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। फिर कहता है टी स्टैटिस्टिक जो है सी ए की उसकी वैल्यू 3 है, ये कैसे पता चला, ये जो है ना वैल्यूज़ ये ऐसे नहीं है, मिसप्रिंट होके ऊपर नीचे गई हुई हैं, लेट्स सी, ये आपकी ऐसे है, ये 1.98 है, ये 0.12 है और ये जो नीचे चली गई है वैल्यू 0.05 ये है, समझे। तो दैट मीन्स टी का आपका फार्मूला बनेगा, टी टेस्ट निकालना है मुझे, बीटा कैप ओवर स्टैंडर्ड एरर, बीटा कैप 0.15 है और स्टैंडर्ड एरर 0.05 है, यानी कि 5/3 का 15, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। एफ स्टैटिस्टिक, अभी मैंने इसका आपको फार्मूला करवाया है। एफ स्टैटिस्टिक में क्या होता है, पहले रिग्रेशन यानी कि ये एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर लगता है ना, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय रेसिडुअल यानी कि एरर्स का जो सम ऑफ स्क्वायर है डिवाइड बाय उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये कैसे बनेगा, 4745.75 डिवाइड बाय इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और रेसिडुअल का है 33651.28 डिवाइड बाय 567। तो सी आंसर सही है इसका, ए बी सी, सी ऑप्शन आपका इसका सही आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो कोरिलेशन एनालिसिस के लिए क्या सही है,
काफ़ी लंबा सेशंस जाने वाला है ये आज, बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के, पूछे बहुत ज़्यादा जाते हैं ना इसके क्वेश्चंस। सो कोरिलेशन के लिए डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन, सही है, लीनियर एसोसिएशन है दो वेरिएबल्स में। प्रिडिक्टेबिलिटी कहता है इसका पार्ट नहीं है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबिलिटी किसका पार्ट होता है, रिग्रेशन का पार्ट होता है ना प्रिडिक्टेबिलिटी, जिसमें हम वाई को प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक्स के बिहाफ पे। स्पेयरमैन का कंट्रीब्यूशन तो है, इसने कहा नो कंट्रीब्यूशन, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन नहीं हम पढ़ते। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, नहीं होता, क्योंकि वो रिग्रेशन से होता है जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, है ना। तो सो द करेक्ट आंसर इज ए। हाँ ये सही है, मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी उसका पार्ट नहीं है, तो इट विल बी राइट, ए एंड बी ओनली, यानी कि आपका बी आंसर सही आएगा। ठीक है, आगे देखो, प्रॉपर सीक्वेंस पता करनी है मुझे आपकी हिपोथेसिस की। ठीक है, कैसे करते हैं हम रिसर्च, कैसे कंडक्ट करते हैं। रिसर्च कंडक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि भी मुझे ना अपना हिपोथेसिस फॉर्मुलेट करना होता है कि मेरा हिपोथेसिस है क्या। जब आप अपने पीएचडी के इंटरव्यू में जाओगे ना, तो हिपोथेसिस फॉर्म करके अपने माइंड में टेंटेटिव स्टेटमेंट लेके जाना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब आपका पीएचडी शुरू हो जाता है तो आप डाटा कलेक्ट करते हो उस हिपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद आप देखते हो कि जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उसका एनालिसिस करते हो, और एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे एनालिसिस भी आ सकता है, एक पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं है ना। उसके बाद हिपोथेसिस को टेस्ट करते हो कि भाई सही है मेरा हिपोथेसिस। फिर उसके बाद उस हिपोथेसिस के बेस पे हमारा पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन होता है कि भाई ये पॉलिसीज बन के सामने आ रही है। तो दैट मीन्स सबसे पहले आपका डी आएगा, डी के बाद ए के बाद ये डी वाला, डी के बाद ए के बाद सी टेस्टिंग होती है, और सबसे लास्ट में बी आएगा, दैट मीन्स पॉलिसी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, मैचिंग है ये, सिंपली करो मैचिंग। मोड को कर दो सेंट्रल टेंडेंसी से, गोस को कर दो ओएलएस, क्योंकि गोस मार्कअप थ्योरम ओएलएस का हम ब्लू प्रॉपर्टीज इसमें ही पढ़ते हैं। मल्टी कोलिनियरिटी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है, और कोरिलेशन का फार्मूला कार्ल पियर्सन ने दिया है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ए इज करेक्ट, है ना। आगे देखो, रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है, उसने कहता है रेसिडुअल की वैल्यू पता करो। वेरी सिंपल, देखो ये मेरी रिग्रेशन इक्वेशन है ना, ये आई होगा शायद -12 प्लस 0.5x। ओके, आई विल नॉट मेंशन एनीथिंग हियर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रेसिडुअल की वैल्यू अगर मेरा x, तो इस इक्वेशन को ऐसे बना लीजिए ना, प्लस एरर टर्म। सो ये मैंने 70 पुट कर दिया और x मैंने 50 पुट कर दिया। ठीक है, सो फाइंड द रेसिडुअल। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 का 20, 250 आ जाएगा, और एक रकम के बाद 0 तो 25 आ जाएगा, राइट, -25 एरर टर्म। ठीक है, तो 70 में से 25 माइनस करोगे, इट विल बी 45, 12 प्लस करना है 57, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विच कॉन्स्टिट्यूट द नंबर ऑफ। अच्छा, ये दो तरीकों से सोल्व हो सकता है, एक जो मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में वेरिएंस के फार्मूले करवाए थे उससे भी हो सकता है, अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका है कि आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको सॉल्व कर लो। उसका हमने फार्मूला पढ़ा था ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या था, NCR कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसे। तो अब 2 आउटकम्स हैं, जब ऐसे 2 आउटकम्स हो सक्सेस एंड फेलर की, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यानी कि सक्सेस का भी उतना ही चांस है जितना फेलर का है। ठीक है, 2 कॉइन्स हैं तो n मेरा 2 आएगा, है ना। तो अब ना यहाँ पे पता क्या होगा, जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है वेरिएंस का, मीन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में n × p होता है, और वेरिएंस का फार्मूला होता है NP/Q, अगर आपको याद हो तो। सिंपली यहाँ पे पुट कर देती हूँ, 2 × 0.5 × 0.5, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2, दैट इज 0.25। ठीक है, 0.25, 2 से इनके 50, और 2 रकमों के बाद पॉइंट, यानी कि 0.5। 0.5 का मतलब कितना हो गया, 1/2 नहीं हो गया। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट आंसर।
आगे देखो, अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये, मुझे सही जवाब बताओ कमेंट्स में। यस, दो लेफ्ट हैंडेड ग्लव्स हैं और 7 राइट हैंडेड। दो ग्लव्स मैंने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, उसको रिप्लेस नहीं किया। अब ये भी दो तरीकों से सोल्व हो सकता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। एक तो सेम वही तरीका जो हमने अभी गर्ल बॉय वाले प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में लगाया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज लेफ्ट हैंडेड एंड द अदर इज राइट हैंडेड ग्लव। देखो, इसको हम कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और वो वाले तरीके से भी, जो मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी रहेगा, जिससे हमने बॉय गर्ल वाला किया था। तो अब उसने क्या है कि एक लेफ्ट हैंडेड है और एक राइट हैंडेड है ना, यानी कि पहले लेफ्ट राइट भी हो सकता है, देन राइट लेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई, टोटल लेफ्ट हैंडेड 2 है और टोटल ग्लव्स कितने हैं, 9 है, ठीक है, ऐसे ही आएगी। और राइट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 7/9, नहीं गलत, क्योंकि ध्यान से पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा रिप्लेस नहीं किया उसने बैग में, है ना। तो विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि जो उसने लेफ्ट वाला बाहर निकाल लिया ना, उसको वापस नहीं डाला, तो अंदर फिर 9 बचे हैं, कोई नहीं, अंदर तो 8 बचे हैं ना फिर, है ना, तो 8 आएगा यहाँ पे टोटल में। इसी तरह अगर पहले वो राइट हैंडेड निकाल रहा है ना, तो 7/9, और बाद में वो लेफ्ट हैंडेड निकाल रहा है, तो फिर डिवाइड में 8 आएगा। बात समझे? सो करो सॉल्व इसको। 2 1 का 2 2 4 का 8 2 3 का 6 2 6 का 12 2 7 का 14 2 1 का 2 2 8 का 16। 7/18 इज द करेक्ट आंसर, सी वाला, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द assumption ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की assumptions कौन कौन सी होती हैं भाई, रिग्रेशन मॉडल लीनियर इन पैरामीटर्स, अभी हमने पढ़ी थी assumption, बिल्कुल। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है मेरी डिस्टर्बेंस की, दैट विल बी 0, सही है, मीन इज 0, दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ यू आई कॉन्स्टेंट होता है, गलत लिखा है इसने, ये असम्पशन नहीं है, कॉन्स्टेंट वाली असम्पशन है। सीरियल ऑटो कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एरर टर्म्स शुड नॉट बी कोरिलेटेड, ये असम्पशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि n दैट शुड बी ग्रेटर देन k, बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ पैरामीटर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज आल्सो असम्पशन। तो आप सी एंड डी को यहाँ से कर दो, बस इसी से सही आंसर भी पता चल रहा है। आगे देखो, मैच करना है मुझे। देखो, टॉबिट मॉडल को हम नॉर्मिट मॉडल भी बोलते हैं, बिकॉज इट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पढ़ा हुआ है ये। टॉबिट मॉडल को हम सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं, क्यों, इसके लिए पूरा मेरा वीडियो देख लेना टॉबिट मॉडल वाला, कि सेंसर्ड इसको क्यों बोलते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल को एक अप्रोच है, आलमन लैग मॉडल भी होता है एक। पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल जो है, ये भी एक लैग मॉडल की कैटेगरी आती है, नरलोव ने दी है पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए का थर्ड, ये काट दिए मैंने, और बी का फर्स्ट, यानी कि बी आंसर आपका सही आ गया। सो ये देखिए, अब ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कंक्लूजन्स विदाउट एरर इन केस ऑफ टेस्टिंग ऑफ हिपोथेसिस, विदाउट एरर। देखो ध्यान से समझो, रिजेक्टिंग नल हिपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ये तो एरर हो गया ना, कि नल हिपोथेसिस ट्रू था बट मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज एरर, तो ये एरर है। एक्सेप्ट नल हिपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ये एरर नहीं है, ट्रू है तो एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज नॉट एरर। उसने क्या पूछा है, करेक्ट कंक्लूजन्स पूछी है, तो ए वाला करेक्ट नहीं है, यानी क्योंकि ये विदाउट एरर वाला केस नहीं है ना, ये एरर है, तो ये गलत कर देती हूँ, ये राइट कर देती हूँ, ए को एलिमिनेट कर देते हैं, ये ठीक है।
एक्सेप्ट करो नल हिपोथेसिस को अगर अल्टरनेटिव हिपोथेसिस ट्रू है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, अगर अल्टरनेटिव हिपोथेसिस ट्रू है ना तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा नल हिपोथेसिस फॉल्स है। ठीक है, कहता है एक्सेप्ट करो नल हिपोथेसिस को जब वो फॉल्स है। ये तो एरर आ गया, ये तो एरर है ना, गलत। फिर रिजेक्ट नल हिपोथेसिस व्हेन अल्टरनेटिव इज ट्रू। अल्टरनेटिव ट्रू का मतलब है व्हेन नल हिपोथेसिस इज फॉल्स। तो यानी कि नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो जब वो फॉल्स है, बिल्कुल सही, एरर नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट नल हिपोथेसिस व्हेन अल्टरनेटिव इज फॉल्स। अल्टरनेटिव फॉल्स मतलब कि नल इज ट्रू, तो जब नल ट्रू है उसको एक्सेप्ट करना, बिल्कुल सही है। तो यानी कि सी भी एलिमिनेट करना है मुझे, तो बी डी ई मेरे सही ऑप्शन। आगे देखो मैचिंग है फिर से। हेट्रोस्डासिटी का टेस्ट कौन से होते हैं सारे याद कर लो एक बार। पार्क टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट, ब्रुश-पागान टेस्ट, वाइट टेस्ट, गोल्डफेड क्वांटेट टेस्ट। ठीक है, मल्टीकोलिनैरिटी के टेस्ट, कंडीशन इंडेक्स, कंडीशन इंडेक्स, वेरिएंस VIF होता है एक, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, फरार ग्लोबल ट्रेस्ट टेस्ट होता है एक होता है आपका फ्रिश कन्फ्लुएंस एंड बंच मैप एनालिसिस करके, है ना। सो सी का आपका 4th हो गया। और ये रामसे रीसेट टेस्ट आपका होता है स्पेसिफिकेशन एरर का टेस्ट, स्पेसिफिकेशन एरर का। रन टेस्ट आपका सीरियल कोरिलेशन यानी कि ऑटो कोरिलेशन, ए का सेकंड आएगा, एलिमिनेट करो, और बी का फर्स्ट आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे अगेन न्यूमेरिकल, 140 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, जिसमें से 30 सुपरवाइजर्स हैं, 80 एम्प्लॉयज़ मैरिड हैं, 20% मैरिड एम्प्लॉयज सुपरवाइजर हैं। कहता है अगर कंपनी एम्प्लॉय रैंडमली सिलेक्ट करो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एम्प्लॉय मैरिड भी है एंड सुपरवाइजर भी है। ध्यान से समझो, सुपरवाइजर्स कितने हैं भाई, 30 हैं, और मैरिड कितने हैं भाई, 80 हैं। ठीक है, 20% ऑफ मैरिड एम्प्लॉय आर सुपरवाइजर, यानी कि 80 का 20% जो दिया हुआ है पहले वो निकाल लो, 16, यानी कि 16 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो मैरिड भी हैं एंड सुपरवाइजर, दोनों ही। ठीक है, तो अब ये हम कैसे, प्रोबेबिलिटी पूछी है ना उसने, यानी कि मैरिड भी हैं और सुपरवाइजर भी हैं, वो कितने हैं, 16 हैं, दैट इज अ फेवरेबल आउटकम। और टोटल कितने हैं, टोटल है 140। तो इसको डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, 16 को बाहर रख, अच्छा इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा कटिंग वगैरह करके, 2 के टेबल से करते हैं, का 10। ठीक है, 4/35 को कर लोगे अब 0 पॉइंट, अब देखो इसमें से कोई आंसर होगा, है ना, 40, 0.1 लगेगा, मतलब ये वाला एलिमिनेट कर दिया मैंने। फिर 50 आ जाएगा यहाँ पे, फिर से 1 नहीं आएगा ये, है ना, 150, फिर क्या किसके पे जाएगा 35, फिर फोर पे जाएगा ये, डी आ रहा है, देखो पता चल गया बस इसी से, 140, डी इज ए करेक्ट आंसर, योर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखो, कौन सा टेस्ट फॉलोइंग टेस्ट है स्टेशनरी एज नल हिपोथेसिस, ये वही है जो मैंने आपको ऑगमेंटेड डिक्की फुलर एंड KPSS की बात करी थी, ये आपका KPSS टेस्ट है। जब हम ऑगमेंटेड डिक्की फुलर लेते हैं, इसके नल हिपोथेसिस में लेते हैं सीरीज इज नॉन स्टेशनरी, अल्टरनेटिव में लेते हैं सीरीज इज स्टेशनरी। जब KPSS टेस्ट लेते हैं तो नल में लेते हैं सीरीज इज स्टेशनरी और अल्टरनेटिव में लेते हैं सीरीज इज नॉन स्टेशनरी। तो इसमें उसने क्या पूछा है, किस टेस्ट में स्टेशनरी एज ए नल हिपोथेसिस लेते हैं, ये देखो किस में लेते हैं, KPSS टेस्ट में। टाइम सीरीज स्टेशनरी वाली क्लास पूरी मेरी देख सकते हो आप इसके लिए। आगे देखो, 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट दिया हुआ है रिग्रेशन ऑफ y on x इज बीटा कैप। एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट क्या होगा इन रिग्रेशन ऑफ 5y on 10x, यानी कि उसने y को 5y ले लिया और x को उसने ले लिया 10x, तो ये सिमिलर नहीं है, इसलिए मैं इसमें डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने के लिए इसको y डैश x डैश दे देती हूँ। ठीक है ना,
कहने का मतलब मैंने जो मेरा 5y है उसको y डैश के इक्वल पुट कर लिया, 10x को मैंने x डैश के बराबर पुट कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है दैट इज बेसिकली y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कैप x, ये है ना, ये है इक्वेशन। तो अब इस पे पुट करो, नई निकालनी है मुझे, तो यहाँ पे y की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा कैप x लगाओ, कितना आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 5 बीटा कैप, और x भी पुट करो, x कितना आएगा, इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो x आएगा मेरा x डैश ओवर 10, यही आएगा। y डैश इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस बीटा कैप ओवर 2 x डैश, है ना। बीटा कैप ओवर 2 का क्या मतलब है 0.5 बीटा कैप, है ना। तो क्या आंसर आया आपका 0.5 बीटा कैप, डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन, इक्वेशन दे रखी है नेचुरल लॉगरिथम वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, ये ठीक है। एल एन मेरा नेचुरल लॉग है, इलास्टिसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स पता करनी है मुझे, विद रिस्पेक्ट टू एक मिनट ऑफ वाई है, जिसकी रिस्पेक्ट में है ना वो नीचे आता है ऐसे, यानी कि ये फार्मूला ऐसे बनेगा आपका, राइट। तो इसका डेरिवेशन निकालो मेरे साथ साथ, डेल्टा वाई आई ओवर डेल्टा एक्स आई, ठीक है। लोगैरिथम का क्या डेरिवेशन होता है 1 ओवर वाई आई आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका ये कांस्टेंट 0 बन जाएगा, यहाँ पे आएगा बीटा ही आएगा, ये भी 0 बन जाएगा। लेट्स मैं आई हटा देती हूँ यार सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो बीटा वाई, ठीक है। तो हेयर इट विल बी बीटा वाई मल्टीप्लाई एक्स ओवर वाई, वाई से वाई कट गया, सो बीटा एक्स आई विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म है। भाई बड़ी मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, फिर आपको समझाने, लगातार सेशन, इतना बड़ा सेशन बोल के समझाने में, है ना। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये सेशन, ठीक है। देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ फॉर 10 डेज़, ठीक है जी। और डिटेल्ड बैचेस में ये सब चीज़ें जो आपको कई बार एमसीक्यू सॉल्व करके लगता है ना कि भाई ये हम पूरा कंसेप्ट समझना चाहते हैं, एक पूरे सीरियल ऑर्डर में सीक्वेंस में आपको कोर्स में सब चीज़ें समझाई होती हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये सेशन देखेंगे, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब चीज़ें समझी हुई हैं ऑलरेडी, है ना। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।